Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about sedition and democracy. The ideas discussed here are important for paper 1 essay as well as it may be asked in paper 3 governance section. So सबसे पहले समझते हैं कि सेडिशन लॉ, जिसको हिंदी में बोले तो देशद्रोह, इसको लेकर के हमारे देश में जो कानून है उसकी क्या हिस्ट्री है. तो सेडिशन लॉ वाज ब्रॉट इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. इनफैक्ट ये सबसे पहले ब्रिटेन में आया इन 17th सेंचुरी. और ये सेडिशन लॉ था या देशद्रोह, उसमें कैसा था कि ब्रिटेन के अंदर जो उनके जो किंग थे, मोनार्क थे, उनके खिलाफ अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है उनको तो उसके खिलाफ ये देशद्रोह या सेडिशन के चार्ज लगाए जाते थे. बाद में इसी तरह का कानून इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने इन 1870 अंडर IPC सेक्शन 124A. तो इंडिया में एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया सेडिशन को, और उसके लिए एक सेक्शन दिया गया IPC के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 124A, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी इंसान सरकार को क्रिटिसाइज़ करता हुआ पाया जाता है अनडूइली, जिसमें अनड्यू क्रिटिसिज्म करता है वो सरकार का, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए जा सकते हैं अंडर IPC सेक्शन 124A, और उसको सज़ा दी जा सकती है 3 साल तक की, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है. तो 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है अंडर IPC सेक्शन 124A अकॉर्डिंग टू द लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया. और ज़रा ब्रीफली समझते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये कानून आखिर इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया था. तो ब्रिटिशर्स अपने खिलाफ किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म सप्रेस करना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनको कहीं से भी मीडिया में, उस टाइम में तो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, वहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए. और इसी कारण से अगर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उस जर्नलिस्ट के खिलाफ वो लोग IPC सेक्शन 124A के अंतर्गत सेडिशन के चार्जेस लगा कर उसको जेल भेज दिया करते थे. और इससे उनको फ़ायदा क्या होता था? It helped, this sedition law helped them in avoiding any anti-British sentiment. उनको देखो हाल फिलहाल में 1870 में लाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो 1857 में उन्होंने देखा था कि कैसे पूरे इंडिया भर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक गुस्सा भर गया था. दैट लेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857. वो उस तरह का रिवोल्ट दोबारा होने नहीं देना चाहते थे. तो 1870 तक ये कानून लेकर के आए कि ब्रिटिशर्स की कोई भी खराब या काली करतूत लोगों तक पहुँचे ही नहीं. अगर कोई उनको क्रिटिसाइज़ करता है पब्लिकली तो पहले ही उसको अरेस्ट कर लो सेडिशन चार्जेस के अंतर्गत, ताकि लोगों को के पास ब्रिटिशर्स के जो भी रॉन्ग डूइंग्स हैं वो ना पहुँचें, जो भी क्रिटिसिज्म है सरकार की वो वहाँ तक लोगों तक ना पहुँचे. और फिर जब लोगों तक वो बात पहुँचेगी नहीं तो फिर लोगों के अंदर फिर वो रिवोल्ट की भावना नहीं आएगी. और इस तरीके से फ्यूचर में इस तरह के किसी भी रिवोल्ट को, दैट हैपेंड इन 1857, इस तरह के किसी भी रिवोल्ट को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सकता था. तो इस अंदाजे से, इस व्यू से ब्रिटिशर्स ने ये सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि द सेडिशन लॉ इन इंडिया वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकुले. और ये सेडिशन लॉ को हमारे देश में इसके कई सारे मिसयूज भी हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. फॉर एग्जाम्पल 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक जी ने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया फॉर देयर मिस हैंडलिंग ऑफ प्लेग. उस टाइम में एक एपिडेमिक फैला था प्लेग, और उस टाइम में बाल गंगाधर तिलक जी ने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया. जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सरकार को फॉर मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. तो इस तरीके से तिलक जी ने उस टाइम में, बाल गंगाधर तिलक ने क्रिटिसाइज़ किया सरकार को, और सरकार ने उन पर सेडिशन चार्जेस लगा करके 18 महीने के लिए उनको जेल भेज दिया. 1922 में महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई अंडर दिस सेक्शन 124A ऑफ IPC फॉर सम आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन यंग इंडिया. जो आर्टिकल पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, उसमें उन्होंने कुछ जेन्युइन क्रिटिसिज्म किए थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किए थे सरकार के कि यहाँ पे ये पॉलिसीज़ में उनकी गलतियाँ हैं, और उस पर सरकार ने उनको 6 साल की सज़ा सुना दी अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC. और जब महात्मा गांधी को कोर्ट में रखा गया तो कोर्ट में जज ने उनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लो, हम आपको छोड़ देंगे. आप माफ़ी मांग लो,
कह दो कि हमसे गलती हो गई है, हम आपको इस सेडिशन चार्जेस में जेल नहीं भेजेंगे। फिर महात्मा गांधी ने इस ओकेजन पे एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124A इज प्रिंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड डिजाइन टू सप्रेस सिविल लिबर्टीज़। तो जो हमारे लोगों के अधिकार हैं, जन अधिकार हैं, उनको दबाने के लिए कई सारे कानून लाए हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन उनमें भी सबसे मेन कानून ये है सेक्शन 124 है। हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे अधिकारों को दबाने के लिए तो आपने कई सारे कानून लाए हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे बड़ा कानून, प्रिंस ऑफ ऑल सच पॉलिटिकल सेक्शन इज दिस सेक्शन 124A। और महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं आज अपनी गलती मान लेता हूं तो मैं देशद्रोह करूंगा। महात्मा गांधी ने यहाँ पे ये भी कहा कि अंतर होता है राजद्रोह में और देशद्रोह में। राजद्रोह मतलब जो लोग राज कर रहे हैं उनके खिलाफ द्रोह करना, और ये राजद्रोह है। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको देशद्रोह कह रहे हैं। देशद्रोह अपने देश के लोगों के खिलाफ गद्दारी करना, और आज मैं अगर आपके सामने माफ़ी मांग लेता हूँ तो ये देशद्रोह होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए कि कैसे जो सेक्शन 124A था उसकी जो लीगेसी है वो इनजेन्यून, या फिर आप समझिए कि अनड्यू तरीके से हुई है। उसकी लीगेसी कैसे स्टार्ट हुई है ब्रिटिश टाइम में। अब करंट कंसर्न्स पे आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है हमारे देश के अंदर। ब्रिटिशर्स ने तो इंट्रोड्यूस किया था हमारी सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के लिए, लेकिन मोर और लेस वही अप्रोच इस सेडिशन लॉ के एप्लीकेशन में आज तक हमारे देश में चल रहा है। चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कि कोई भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है अगर सरकार का, तो सरकार उन लोगों के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लोगों के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा देती है अंदर सेक्शन 124A ऑफ IPC। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा, ओपन लेटर लिखा, जहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कैसे हमारे देश में गौ रक्षा के नाम पे, काउ प्रोटेक्शन के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए। और इन 49 लोगों के खिलाफ सरकार ने सेडिशन चार्जेस चला दिए। जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफकोर्स पुलिस ने, अथॉरिटीज़ ने सेडिशन चार्जेस लगा दिए। हाथरस रेप, आपको पता होगा, याद होगा कितना ग्रूसम ये रेप इंसिडेंट हुआ था यूपी के हाथरस ज़िले में। अब हाथरस रेप इंसिडेंट को कवर करने के लिए जो भी जर्नलिस्ट जा रहे थे दिल्ली से उस रेप इंसिडेंट को कवर करने के लिए, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने लाए कि कौन इसके अंदर दोषी है, उस रेप इंसिडेंट को कवर करने के लिए जो भी जर्नलिस्ट जाता था उसको अरेस्ट कर लेते थे पुलिस अथॉरिटीज़, और उनके ऊपर सेक्शन 124A इम्पोज कर देते थे। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनड्यू एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 124A। मिसयूज जिस तरह से ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इसी तरीके का मिसयूज अभी भी हो रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं यूपी सरकार ने धमकी दी थी, बोला था कि वो IPC सेक्शन 124A लगाएंगे उन लोगों के खिलाफ जो गंगा में लाशों के फोटोज़ या वीडियोज़, तैरते हुए लाशों की फ़ोटो या वीडियोज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। तो आपको पता है ना कि कुछ दिनों पहले इस तरह के कितने सारे केसेज आ रहे थे कि कोविड-19 के विक्टिम्स की लाशें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उनको शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, और इस कारण से उनके जो परिजन हैं वो लाशों को डंप कर रहे हैं इन रिवर्स लाइक गंगा। तो उस कारण से कई सारे वीडियोज़ भी निकल के आ रहे थे, और सरकार ने एक बार के लिए कहा कि अगर इस तरह की वीडियोज़ अगर किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया तो उनके खिलाफ सेक्शन 124A का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बात अलग है कि किसी के खिलाफ इस केस में किया गया नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आज भी मिसयूज होता है सेक्शन 124A का, सेडिशन लॉ का। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आप कुछ डाटा के बेसिस पे भी हम कोर्ट एक प्रूव कर सकते हैं कि सेडिशन लॉ का मिसयूज होता है। सेक्शन 124A का हर केस में जेन्युइन इस्तेमाल नहीं होता। इन मेनी केसेज इट इज़ यूज्ड ओनली टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डाटा किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो सेडिशन लॉ है इसमें कन्विक्शन रेट इज़ ओनली 3.3%। मतलब अगर 100 लोगों पे ये केस चलाया जाता तो खाली 3.3 लोगों पे ये सच में ये जेन्युइनली प्रूव हो पाता है कोर्ट में कि हाँ इन्होंने सेडिशन किया है, देशद्रोह के कुछ काम किए हैं। 95% से ज़्यादा, अगर यहाँ प्रिसाइजली देखा जाए तो 96.7% लोगों पे साबित नहीं हो पाता है कि इन्होंने सच में देशद्रोह किया, लेकिन फिर भी सरकार, पुलिस अथॉरिटीज उनको बुक कर देती है, 6-8 महीने के लिए जेल में डाल देती है। आपको तो पता है फिर जेल में कई महीनों बाद, सालों बाद नंबर आता है, फिर उसके बाद
कोर्ट में जाके प्रूव होता है कि नहीं नहीं इसने जो किया है वो देशद्रोह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं कई सारे अभी तक जेल में हैं, 8-9 महीने से जेल में हैं, और जब उनका नंबर आएगा कोर्ट में तब वहाँ कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं ये जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC, फिर ये छूटेंगे। लेकिन 1 साल तो जेल में बीत गया ना उनका। तो ये लो कन्विक्शन रेट ही कहता है कि इसका कितना मिसयूज हो रहा है। सरकार को जब भी लगता है, पुलिस अथॉरिटीज़ को जब भी लगता है कि अच्छा इसका मुंह बंद कराना है, चलो इस पर सेक्शन 124A लगा देते हैं, सेडिशन चार्जेस लगा देते हैं। तो ये एक मेन कंसर्न है सेडिशन चार्जेस को लेकर के। So there are so many arguments against section 124A. There are so many arguments. First argument is that it is anti-democratic. ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ब्रिटिशर्स ने लाया था हमारे देश के अंदर लोगों के सिविल राइट्स को दबाने के लिए, लेकिन ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में, ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्रिटिसिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट। लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज़ के पास, सिविल सोसाइटीज़ के पास अधिकार होना चाहिए कि सरकार को वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज कर सके। दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन दिक्कत क्या है कि सेक्शन 124A के डर से कोई भी इंसान कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाता है सरकार का। उसको हमेशा डर लगा रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ सेक्शन 124A तो इम्पोज नहीं हो जाएगा। अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ सेक्शन 124A इज दैट इट इज़ डायरेक्ट लिमिटेशन ओवर आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको ये वायलेट कर रहा है। वो बात अलग है कि हमारी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर सब्जेक्टेड टू और लिमिटेड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तो उसमें जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हम सेडिशन चार्जेस को भी रख देते हैं, सेडिशन को भी रख देते हैं एज लिमिटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको याद होगा आर्टिकल 19(2) में लिखे हुए सम लिमिटेशंस ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबर स्टेट्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि सेडिशन को भी डाल देते हैं एज ए लिमिटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि देखिए सेडिशन एक ऐसा कानून है जिसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें IPC से भी हटा देना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता कि हम इस सेडिशन जैसे ऑब्नॉक्सियस, ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था, खतरनाक, इस प्रोविजन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालें, क्योंकि सेडिशन अनडिफाइंड है। क्या है देशद्रोह, क्या है राजद्रोह, कैसे पता चलेगा? इसके मिसयूज के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इस कारण से जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा कि सेडिशन शुड नॉट बी पुट एज ए लिमिटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा माना जाता है कि सेडिशन एक आउटडेटेड लॉ है। पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था सेडिशन का, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दुनिया के तमाम देशों ने सेडिशन लॉ को हटा दिया है। कुछ एक गिने चुने थोड़े से रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरबिया, मलेशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, सूडान, सेनेगल, टर्की, इन सारे कंट्रीज ने अभी तक सेडिशन लॉ को कंटिन्यू किया है। अदरवाइज ज़्यादातर देशों में सेडिशन लॉ हट चुका है। अगर US की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो सेडिशन लॉ है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्मेट में, मतलब वो का ज़्यादा कोई अब उसमें ये लिमिटेशन नहीं है। कोई एक नॉर्मल सिटीजन को सेडिशन लॉ का अब ज़्यादा कोई डर नहीं है। वाई? बिकॉज द प्रिंसिपल्स हैव बीन वेरी मच डाइल्यूटेड। तो ये तीसरा पॉइंट है कि पूरे दुनिया भर के जो ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे अब सेडिशन लॉ एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं रखा गया है। इंडिया में अभी भी ये सेडिशन लॉ क्रिमिनल ऑफेंस की तरह है, लाइक रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज ऑफ सऊदी अरबिया, मलेशिया, etc। चौथा पॉइंट कहता है रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म ऑफ दिस सेक्शन 124A इज दैट इट पुट्स लिमिटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, और उनके ऊपर भी ये लिमिटेशन लगाता है सेडिशन लॉ। प्रेस वालों को डर लगता है, मीडिया वालों को डर लगता है कि अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो सरकार कहीं हमारे खिलाफ 124A इम्पोज ना कर दे। लेकिन कुछ सपोर्टर्स भी हैं 124A के, वो कहते हैं कि देश में इतने सारे खतरे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, माओविस्ट हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे अल्फा वगैरह, NSCN के, ऐसे हालात में हमें इस तरह का स्ट्रिक्ट कानून की ज़रूरत है अपने देश की इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो ये तो पहला आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ सेक्शन 124A। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेक्शन 124A डेमोक्रेसी को हैम्पर नहीं करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। आज के टाइम में देखिए जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है वो आराम से काम कर पा रही है, क्योंकि सेक्शन 124A का इस्तेमाल करके जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको कंट्रोल में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये सेक्शन 124A ना होता
तो हमारे यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे अल्फा वगैरह वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते, पावरफुल हो जाते, और हमारी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है असम सरकार, इसको काम करने नहीं देते या उसमें इम्पीडेंट पैदा करते, लिमिटेशंस पैदा करते। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो लॉ है सेक्शन 124A, ये हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को काम करने में मदद करता है। इट डज नॉट लिमिट डेमोक्रेसी, रादर इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। तो इतने सारे डिबेट हैं सेक्शन 124A के फेवर में और अगेंस्ट में। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 124A के खिलाफ केस किया गया 1962 में, इन अ केस नोन एज केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। उसमें क्वेश्चन रेज किया गया रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124A कि ये जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज इट वायलेट्स आवर फंडामेंटल राइट दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इवैल्यूएट करते हुए कहा कि द लॉ इटसेल्फ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके एप्लीकेशन पे थोड़े लिमिटेशन लगा दिए। बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो है लेकिन सरकारें इसका बहुत लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये नहीं कि जो मिला उसके ऊपर सेक्शन 124A आईपीसी इंपोज कर रहे हैं, सेडिशन चार्जेस लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वही सारी एक्टिविटीज सेडिशन मानी जाएंगी और उन पे सेक्शन 124A इंपोज होगा जिसमें समाज के अंदर वायलेंस को इंसाइट करने की बात होगी, समाज के अंदर दंगे भड़काने की बात करेगा कोई। मान लीजिए कोई खुलेआम ऐसी कोई बात कह रहा है कि इस धर्म के लोगों को सामने वाले धर्म को मारना चाहिए, काटना चाहिए, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सेक्शन 124A का इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज इन जनरल सेक्शन 124A का इस्तेमाल ना किया जाए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन इसका बहुत ही लिमिटेड रेयर केस में इस्तेमाल किया जाए जब कोई इंसान या कम्युनिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस प्रमोट करने की कोशिश करे समाज के अंदर तब। लेकिन फिर भी केदारनाथ सिंह केस के जजमेंट के बावजूद भी ये जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, यानी कि सेडिशन चार्जेज है, इसका मिसयूज होता रहा है, अभी तक मिसयूज होता रहा। आप देख रहे हैं कैसे हाथरस वाला एग्जाम्पल है, ये सब करंट केसेस हैं, अभी भी सरकारें जो है खुलेआम इसका इस्तेमाल करती हैं। आप देख रहे हैं कन्विक्शन रेट कितना कम है, यानी कि सरकारें खूब इसका मिसयूज करती हैं। आप करंट केस देख लीजिए जिस कारण से ये आर्टिकल आया, जिस कारण से बार बार डिस्कशन हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 जर्नलिस्ट ने सरकार को थोड़ा क्रिटिसाइज किया फॉर देयर मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 इशूज़। अब उसके ऊपर सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर सेक्शन 124A सेडिशन चार्जेज इंपोज कर दिया। अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज द क्लियर कट मिसयूज ऑफ आईपीसी सेक्शन 124A। दिस इज क्लियर कट डेविएशन फ्रॉम आवर डायरेक्टिव्स गिवन इन केदारनाथ सिंह केस ऑफ 1962। हमने क्या कहा था कि कोई वायलेंस बनाने की कोशिश करे समाज में तब यार सेक्शन 124A आप लोग को लगाना है। आप हर बात पे लगा देते हो। अभी ये बोल रहे हैं कि कोविड में मैनेजमेंट खराब है आपका, उस पर सेक्शन 124A लगा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला अपने अंदर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इट्स टाइम टू डिफाइन व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट सेडिशन। अब केदारनाथ सिंह केस की तरह बस मोटा मोटा कह के नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ पे वायलेंस की बात हो वहीं पे सेडिशन चार्जेस लगने चाहिए। अब साफ साफ हम बताएंगे, अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने अंदर लिया है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है सेडिशन, कब कब सेडिशन लग सकता है, कब कब नहीं लग सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट विल नाउ गिव एन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ सेडिशन वेयर देयर विल बी नो स्कोप फॉर एम्बिग्विटी, सब्जेक्टिविटी, जिसका सरकारें फायदा उठा करके लोगों के ऊपर इंपोज कर पाए और आम जनता को भी, प्रेस को भी पता होगा कि अच्छा ये करूंगा तो फिर ये सेडिशन के लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उस केस में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी कोई लिमिटेशन नहीं आएगा। तो ये है पूरा का पूरा सेडिशन केसेस को लेकर के एनालिसिस। इस पे सवाल आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है मेंस में, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ सेक्शन 124A इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो क्या इसकी यूटिलिटी है, तो प्रोज कॉन्स दोनों आप बता देना। पहले थोड़ी हिस्ट्री बता देना कैसे ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, फिर प्रोज कॉन्स दोनों बता देना कि क्या कैसे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्स क्या है कि डेमोक्रेसी पे लिमिटेशन है। फिर आप कंक्लूजन कुछ इस तरह का लिखना, India is the world's largest democracy and the right to speech and expression is an essential ingredient of democracy. And if the country is not open to positive criticism, there would be no difference between pre and post independence era. तो अगर आज भी हमारी सरकारें हमें बोलने का मौका ना दें,
हमें क्रिटिसाइज़ करने का, जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है उसका करने का मौका ना दें, तो फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के सिनेरियो में क्या अंतर है? कुछ नहीं, तो हम आज भी गुलाम हैं। ये बात आपको लिखनी है। लेकिन साथ ही साथ आपको लिखना है कि बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ पैरामाउंट। ऐसा नहीं कि हर आदमी को जो मर्जी आए वो बोलने की आज़ादी दी जा सकती है। अदरवाइज आपने देखा था कैसे हैदराबाद में एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो ये सब भी तो नहीं अलाउ कर सकते। इस कारण से ज़रूरत है कि हमें सेक्शन 124A को हटाना नहीं है, इसे ये नहीं कि पूरी तरह से स्क्रैप कर दें। रादर देयर इज नीडेड टू गिव एन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 124A। मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे आप आराम से, अब कोई भी आंसर क्वेश्चन आए या ऐसे भी आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is about legal issues involved in bringing Mehul Choksi back. This topic is important from our syllabus paper 3, international relations point of view. तो मेहुल चौकसी है कौन? मेहुल चौकसी एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। फ्यूजिटिव मतलब भगौरा, जिसने देश छोड़ करके, जो देश छोड़ के भाग गया है। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब जिसने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है हमारे देश में। क्या है इसका इकोनॉमिक ऑफेंस? इसने 13,000 करोड़ का पीएनबी बैंक फ्रॉड किया है। और उसके बाद ये और नीरव मोदी, इसका रिलेटिव ही है नीरव मोदी, इन दोनों लोगों ने 13,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बैंक फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग गए हैं। दैट इज वाई दे आर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे किसी इंसान को डिक्लेयर कराया जाता है वो भी देख लेते हैं। दे आर बीइंग डिक्लेयर्ड अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। इसके लिए प्रॉपर कानून है। उस कानून के हिसाब से अगर किसी भी इंसान ने 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो ही उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कराया जा सकता है। इसके लिए करना क्या होगा, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई वगैरह, वो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जा करके इस इंसान के खिलाफ, जिसने भी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का कोई क्राइम किया है, इकोनॉमिक क्राइम, उसके खिलाफ केस रजिस्टर कराएंगी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस आदमी को टैग मिलेगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का अंडर दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। लेकिन कौन कौन से क्राइम है जिसके हिसाब से इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग मिल सकता है, वो क्राइम्स लिखे गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। तो स्पेशल कोर्ट में केस किया जाएगा कि सर देखो, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये सब क्राइम्स लिखे हैं, उसमें से इस आदमी ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है और इस कारण से इसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का टैग दे दिया जाए। तो कोर्ट फिर, स्पेशल कोर्ट जो है वो इस तरह के इंसान को 6 वीक का नोटिस देगा कि 6 वीक के अंदर आप कोर्ट में आ जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, तो आपको भगौरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं करेंगे। 6 वीक के अंदर अगर इस तरह के इंसान नहीं आते हैं कोर्ट में तो फिर उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भगौरा डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद भी इस तरह के लोगों को 30 दिन का वक्त दिया जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर होने के बाद भी, कि 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में ये आप चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। अगर 30 दिन में भी इन्होंने अपील नहीं किया हाई कोर्ट में तो फिर इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मान करके फिर हमारी अथॉरिटीज़, एजेंसीज इनको पूरे दुनिया भर में ढूंढना शुरू करेंगी। तो यही है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का कैसे डिक्लेयर कराते हैं उसका प्रोसीजर। और मेहुल चौकसी हमारे देश का एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। ये देश छोड़ करके, जा करके, भाग करके कैरिबियन सी में एक छोटा सा देश है एंटीगुआ, वहाँ रह रहा था। इसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली थी 2017 में ही। इसको पहले ही पता चल गया था कि अब ये जो पीएनबी बैंक फ्रॉड इसने किया है लोगों को पता चल जाएगा, तो उसके पहले ही इन्होंने एंटीगुआ में सिटीजनशिप ले ली। 2018 में जब ये बैंक फ्रॉड की बात पब्लिक डोमेन में आई तो इसने देश छोड़ दिया और देश छोड़ करके जाके एंटीगुआ में सेटल हो गया। पहले ही सिटीजनशिप ले ली थी, तैयार था ये कि अगर लोगों को पता चलता है इसके पहले कि अथॉरिटीज मुझे अरेस्ट करती है मैं एंटीगुआ में जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, और ये एंटीगुआ में जाकर के रहने लगा सिंस 2018। अब करेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली हुआ क्या है कि ये इंसान डोमिनिकन रिपब्लिक में पाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक में इसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक में ये इलीगली पाया गया है। रहता है एंटीगुआ में, एंटीगुआ का सिटीजन है, डोमिनिकन रिपब्लिक में ये पाया गया है और वहाँ की पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। अब कैसे ये वहाँ पहुँच गया, इसके लिए इसकी अपनी कहानी है, पुलिस अब कुछ और कह रही है, वो हमारे कंसर्न का नहीं है। इसका कहना है कि मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, एक हनी ट्रैपिंग की गई और फिर मुझे पीट पीट करके यहाँ लाया गया, मैं जानबूझ करके नहीं आया हूँ, तो मेरी गलती नहीं है। ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये है कि ये इंसान रहता था एंटीगुआ में, अब जाकर के डोमिनिकन रिपब्लिक में जाकर के अरेस्ट हो गया है। जैसे इसके अरेस्ट की खबर आई, भारत सरकार ने डोमिनिकन रिपब्लिक सरकार के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया कि इसको हमें दे दो, ये हमारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो फिर केसेस शुरू हुए, भारत सरकार के यहाँ से अथॉरिटीज़, हमारे यहाँ से अथॉरिटीज़ पहुँच गए डोमिनिकन रिपब्लिक कि हम मेहुल चौकसी को लेकर के जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो अरेस्ट हुआ था किसी और कारण से,
कि ये इलीगली हमारे देश में घुसा है, लेकिन अथॉरिटीज़ पहुंच गए कि हमारे यहाँ का भगौरा है, इसे हमें दे दो। अब जरा देखते हैं कि इनको हमारी अथॉरिटीज़ ले करके आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगी। क्या क्या लीगल चैलेंजेस हैं हमारे अथॉरिटीज़ के लिए इन ब्रिंगिंग बैक मेहुल चौकसी। सबसे बड़ा लीगल चैलेंज है कि मेहुल चौकसी इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन। जब ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है तो मेहुल चौकसी और उसके वकील कह रहे हैं, लॉयर्स कह रहे हैं कि ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है तो इसको इंडिया क्यों भेजा जाए, इसको भेजना भी है तो एंटीगुआ भेजिए वापस। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज ही हैड टेकन द सिटीजनशिप ऑफ एंटीगुआ इन 2017। इस पर हमारी अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि देखिए, सिटीजनशिप कैंसिल कराने का इसने एप्लीकेशन जरूर दिया था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसके एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया, तो टेक्निकली ये इंडियन सिटीजन है। लेकिन ये आर्गुमेंट जो हमारी अथॉरिटीज़ डोमिनिकन रिपब्लिक में दे रही हैं, ये आर्गुमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है आर्टिकल 9 में कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। साफ साफ लिखा है आर्टिकल 9 में, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप में, कि अगर कोई भी इंसान, इफ ए पर्सन वॉलंटरीली अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट देन ही विल नो लॉन्गर रिमेन सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर उस देश से लड़ाई चल रही है इंडिया की, उस केस में ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा, उस केस में भारत सरकार के अप्रूवल से ही होगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान की मान लीजिए लड़ाई चल रही है और कोई एक ऐसा इंसान है जिसने हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दे करके भाग के पाकिस्तान में छुप जाए और बोले कि नहीं अब तो मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, पाकिस्तान उसको सिटीजनशिप दे दे, तो भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम उस केस में हम उसके इंडिया की सिटीजनशिप खारिज नहीं करेंगे, उसको कैसे भी होकर के इंडिया में लाएंगे और इंडिया के सिस्टम के हिसाब से उसको सजा दिलाएंगे। तो मतलब अगर किसी देश के साथ वॉर चल रहा है, उस केस में ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होती। अदरवाइज किसी देश के साथ अगर वॉर नहीं चल रहा है और हमारे देश का कोई इंडियन जाकर के दूसरे देश का, उस देश का सिटीजनशिप ले लेता है, तो फिर उस केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 9 में आप दे रखा है एक एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया हु ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया में इज इंगेज्ड वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। तो वॉर के अलावा इस केस में तो देखो इसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली है, तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई है। तो हमारे जो अथॉरिटीज आर्गूमेंट दे रहे हैं उस आर्गूमेंट में ज़्यादा दम है नहीं। इफ वन गेट्स पासपोर्ट ऑफ सम अदर कंट्री, इंडियन पासपोर्ट इज ऑटोमेटिकली इनवैलिड। तो दूसरा क्या लीगल चैलेंज है इसको इंडिया वापस लाने में, वो है कि इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक का कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें दो देशों की सरकारें आपस में एग्री कर लेती हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ से कोई क्राइम करके तुम्हारे यहाँ जाके छुप जाता है तो तुम्हारी अथॉरिटीज उसको पकड़ के हमें वापस दे देंगे, एंड वाइस वर्सा, कि तुम्हारे यहाँ का अगर कोई क्राइम करके हमारे इसके यहाँ जाके छुप जाता है तो इसके यहाँ की अथॉरिटीज़ को पकड़ के वापस से इसके देश में दे देंगी। तो इस तरह का कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में है नहीं। तो अगर इंडिया में क्राइम करके भागा है मेहुल चौकसी, डोमिनिकन रिपब्लिक में पकड़ा गया है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक की जो सरकार है दैट इज नॉट लाइबल और अकाउंटेबल टू एक्स्ट्राडाइट दिस मेहुल चौकसी बैक टू इंडिया। वो बात अलग है कि गुडविल जेस्चर में कर दें, लेकिन अदरवाइज उनके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी है नहीं, क्योंकि कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं। तो जरा समझते हैं कि अब क्या कोई चांस नहीं है मेहुल चौकसी को लाने का, या कोई और ग्राउंड बनता है? तो एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनता है जिसमें मेहुल चौकसी को इंडिया लाया जा सकता है। भले वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, भले एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है हमारा डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ, बट फिर भी एक ग्राउंड बनता है। और ग्राउंड ये है कि इंटरपोल में हमने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी करा दिया था इन 2020। तो इंटरपोल क्या है पहले ये समझते हैं, फिर इस मुद्दे पे आएंगे। इंटरपोल नाम से आपको देखने को समझ आ रहा है, इंटरनेशनल पुलिस, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहें तो इंटरपोल। दुनिया की 194 कंट्री जिसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इट वॉज क्रिएटेड इन 1923, इंडिया ज्वाइंट इंटरपोल इन 1949। तो इंटरपोल कैसा होता है? एक तरह की इंटरनेशनल पुलिस है जो भी मेंबर कंट्री है, जैसे इस केस में इंडिया मेंबर है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंटरपोल को कि ये आदमी हमारे यहाँ पे क्राइम करके भाग गया है, अब आप एक रेड नोटिस रिलीज करा दीजिए पूरे दुनिया भर में कि ये आदमी क्राइम करके इंडिया से भागा है। तो किसी भी ऑफेंडर के खिलाफ, किसी भी फ्यूजिटिव के खिलाफ इंटरपोल क्या करता है? रेड नोटिस डिक्लेयर करा देता है। रेड नोटिस इज ए काइंड ऑफ वांटेड नोटिस, जैसे हमारे देश में निकलता है ना वांटेड, कि आदमी इंडिया में वांटेड है, लेकिन विदेश भाग गया हो तो वांटेड, इंडिया में वांटेड डिक्लेयर करके क्या फ़ायदा? तो विदेश अगर भाग गया, कहीं दुनिया के किसी कोने में भाग गया हो, तो उस केस में इंटरपोल की मदद से
हमारे देश की सरकार रेड नोटिस रिलीज करा सकती है, विच इज अ काइंड ऑफ वांटेड नोटिस। और हमने इस मेहुल चौकसी के खिलाफ पिछले साल वांटेड नोटिस या रेड नोटिस डिक्लेयर करा दिया था। टेक्निकल नाम है रेड नोटिस ऑफ इंटरपोल। तो इसी कारण से इंडिया को उम्मीद है कि भले एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, भले वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन चूंकि हमने पहले ही उसके खिलाफ रेड नोटिस डिक्लेयर करा दिया था थ्रू इंटरपोल, तो डोमिनिकन सरकार उस इंसान को हमें वापस देगी, क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरपोल, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरपोल। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economic segment. It is about RBI regulation on cryptocurrency. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या है रेगुलेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री। तो 2018 में, अच्छा इसके पहले एक बात समझ लो, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28 मई 2021। अब 2 वीक भी नहीं हुए हैं, एडिटोरियल सेक्शन में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, क्या काम करती है। तो उसको तो हम डिटेल में नहीं देख रहे कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक रेगुलेशंस हैं हमारे देश के, उनको देखते हैं। तो 2018 में आरबीआई ने एक रेगुलेशन रिलीज करके कहा कि बैंक्स, जो हमारे देश के बैंक्स हैं, वो किसी भी कस्टमर को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने नहीं देंगे। मतलब आप अपने बैंक के अकाउंट से फिर किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा नोटिस रिलीज किया आरबीआई ने। तो आरबीआई के इस नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर अपने हाथ में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई का जो नोटिस है ऑन कंप्लीट बैन ऑन डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसी, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट। आपने जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। आप क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट जरूर कीजिए, थोड़ा बहुत उस पर नियम जरूर बनाइए, पूरी तरह से बैन मत कर दीजिए, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश क्रिप्टो करेंसी को ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज फ्यूचर, दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग। आप इसको बैन ना करें, आप इस पर प्रॉपर कानून बना करके इसको रेगुलेट करें। तो मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बाद आरबीआई का जो सर्कुलर था वो इनवैलिड हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एक प्रॉपर कानून आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद सरकार एक कानून भी लेकर के आ रही है क्रिप्टो करेंसीज पे, जिसका नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अभी ये जो बिल है ये पास होना बाकी है। इस बिल के हिसाब से सरकार, आरबीआई अपना एक खुद का डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी और बाकी तमाम जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। लेकिन ये अभी पास नहीं हुआ है, जब पास होगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या क्या प्रोविजंस लाए गए हैं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। करंट न्यूज़ में क्या हुआ हाल फिलहाल में, हमारे देश की जो 2 मेजर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी, उन्होंने अपने कस्टमर्स को मना कर दिया क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए। उन्होंने कह दिया कि देखो आरबीआई का सर्कुलर था 2018 का, जिसमें आरबीआई ने साफ साफ मना किया कि क्रिप्टो करेंसीज में आप डील नहीं कर सकते, आप हमारे अकाउंट से क्रिप्टो करेंसीज नहीं खरीद सकते। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो उस 10 लाख का इस्तेमाल आप अपने अकाउंट का, स्टेट बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसीज खरीदने में। ऐसा बैंक्स ने सर्कुलर निकाला। इस पर आरबीआई ने इनको रिस्पॉन्ड किया कि भाई हमारा जो सर्कुलर था 2018 वाला, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स अलाउ नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, उस सर्कुलर को तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उस सर्कुलर का हवाला मत दीजिए। तो मुद्दा यह है कि वो सर्कुलर अब वैलिड नहीं है। तो करंट स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसीज का? तो करंट स्टेटस यही है कि क्रिप्टो करेंसी में डील करने में अभी भी कोई बैन नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग बैंक्स कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टर्स इन वर्चुअल करेंसीज। अभी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि 2018 वाला रेगुलेशन को वापस लेने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी के लिए तो कोई भी बैन नहीं है। वो बात अलग है कि क्रिप्टो करेंसी बिल पास हो गया तो फ्यूचर में बैन जरूर लग सकता है, लेकिन अभी तक वो बिल तो पास हुआ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट वमूल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में समझते हैं। हर साल 1 जून को, यानी कि कल जो दिन बीता है, उस दिन हम लोग हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। और इस अवसर पे हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने 2 छोटे छोटे अनाउंसमेंट किए विद रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन। एक तो उन्होंने गोपाल रत्न अवार्ड शुरू किया है मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के, जिसमें बेस्ट डेयरी फार्मर को, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले टेक्नीशियन को और एक बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव वाले को अवार्ड देंगे। तो मोटा मोटा याद रखना कि गोपाल रत्न अवार्ड शुरू किया गया है मिल्क
सेक्टर में बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वालों को। उसके अलावा उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया कि जो ई गोपाला ऐप है, ये जो ई गोपाला ऐप है पिछले साल सितंबर 2020 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप में कैसा है कि ये समझिए कि फार्मर्स का, जो दूध बेचने वाले फार्मर्स उनका फ्लिपकार्ट है, कि ई मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे वो अपना सामान खरीद बेच सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ई गोपाला ऐप पिछले साल लॉन्च किया गया था। किसी की गाय बीमार है तो ई गोपाला ऐप पे वो देख सकता है कि अच्छा क्या करना है। किसी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है तो ई गोपाला ऐप पे वो देख सकता है कि कहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मेडिसिन मिल रहे हैं। तो ये सब होता है ई गोपाला ऐप पे। अभी ई गोपाला ऐप को उमंग ऐप से मर्ज कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया। उमंग ऐप मैंने कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था। ये सरकार की एक ऐप है जिस पे आपको भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम जो सर्विसेज हैं सरकारों की, वो सब आपको उमंग ऐप पे मिल जाएगा, उनके बारे में डिटेल्स। इसको डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने और इस उमंग ऐप को लिंक कर दिया है ई गोपाला ऐप के साथ। यही 2 इनिशिएटिव लिए गए हैं हाल फिलहाल में ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अब वर्ल्ड मिल्क डे की बात चली है, मिल्क प्रोडक्शन की बात चली है, तो हम इंडिया के अंदर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया है, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, उसकी हिस्ट्री समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें अमूल को समझना होगा। देखिए होता क्या था, अमूल शुरू हुआ गुजरात में, आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो उस टाइम में हुआ क्या कि एक लीडर थे गुजरात के, त्रिभुवन दास पटेल। वो किसानों की इस प्रॉब्लम को लेकर के पहुंचे सरदार पटेल के पास। तो क्या प्रॉब्लम थी किसानों की? तो जो किसान थे, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स थे, वो बेचारे अपना मिल्क बेच देते थे एक लोकल डेयरी वाले को, लोकल डेयरी जिसका नाम था पोल्सन डेयरी, और ये काफ़ी सस्ते दामों पे इनसे दूध खरीद लेता था। और ये पोल्सन डेयरी वाला फिर इनके दूध को पैकेजिंग वगैरह करके गुजरात के, बॉम्बे के बड़े बड़े शहरों में जा करके इसको बेचता था। तो मतलब ये खूब कमाता था ये पोल्सन डेयरी वाला, और ये फार्मर्स को कुछ खास कमाई होती नहीं थी। तो फार्मर्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय दिस मिडिलमैन पोल्सन डेयरी। यही मुद्दा लेकर के त्रिभुवन दास पटेल जी पहुंचे सरदार पटेल के पास कि सर, फार्मर्स को कुछ खास फायदा नहीं होता है, मिडिलमैन बहुत पैसा ले जाते हैं। तो फिर सरदार पटेल ने सजेशन दिया त्रिभुवन दास पटेल को कि फार्मर्स की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवा दो, फार्मर्स को ऑर्गेनाइज कराओ। ये पोल्सन डायरी के जगह पे फार्मर्स ही मिल करके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे, मतलब एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बना दे। कि जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि मान लो 10 फार्मर हैं, तो 10 में से सबके पास एक एक गाय है, तो सारी गाय को एक जगह ला करके रख दो, और 10 में से 2 लोग गाय को दूध निकालें, 2 लोग पैकेजिंग करें, 2 लोग शहरों में जा करके बेचें, 2 लोग मार्केटिंग करें। तो ये होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज्वाइंट रूप से अब जब कंपनी बनाते हैं जिसमें हर आदमी ओनर होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। और त्रिभुवन दास पटेल जी को बोला सरदार पटेल ने कि आप फार्मर्स की मदद कीजिए ताकि वो पोल्सन डेयरी को न दे करके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना खुद का बनाए, जिसमें वो खुद सारा काम करें और खुद जाकर के शहरों में बेचें। तो यही शुरू किया इन्होंने। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय फार्मर्स देमसेल्फ पूलिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अपना सब कुछ, गाय वगैरह ला दी एक जगह, तो यही लोग मिल करके पैकेजिंग करने लगे, मार्केटिंग करने लगे। तो अब ये जो मिल्क है ये सीधा अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता था, जिसके ओनर ये सारे फार्मर्स ज्वाइंट रूप से थे। और फिर यहाँ पैकेजिंग वगैरह होकर के ये खुद जाते थे गुजरात के, बॉम्बे के बड़े बड़े जगहों पे, सिटीज़ में बेचने के लिए, और फिर उससे डायरेक्ट कमाई इनको आती थी फार्मर्स को। तो नेचुरली प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स इंक्रीज्ड। और ये जो अमूल का जो एग्जाम्पल था, इट बिकेम अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल, जिससे फार्मर्स की लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, चेंजेज आया। फार्मर्स और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन करने लगे, और डेयरी प्रोडक्शन भी बढ़ा, फार्मर की इनकम भी बढ़ी। तो अमूल बिकेम ए सक्सेस स्टोरी। अब जब अमूल सक्सेसफुल हो गया तो फिर 1965 तक सरकार को लगा कि क्यों ना अमूल का जो सक्सेस स्टोरी है या अमूल का जो मॉडल है वो पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट किया जाए। हर जगह मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सकता है इस तरीके से। और इसी अंडरस्टैंडिंग से फिर सरकार ने बनाया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट अमूल मॉडल अक्रॉस इंडिया। और जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट वर्गीज कुरियन साहब को माना जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑल्सो, उनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया कि सर आप देखो कि कैसे अब अमूल का एग्जाम्पल, अमूल वाला जो मॉडल है उसको पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया। वर्गीज कुरियन साहब को चेयरमैन बना दिया गया, और वर्गीज कुरियन साहब ने फिर ये अमूल की स्टोरी को पूरे इंडिया भर में रेप्लिकेट कराया। और इसके कारण हुआ क्या कि जो एक गुजरात में अमूल सक्सेसफुल था, इसी तरीके से पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी सक्सेसफुल होने लगी। और 1970s तक हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया। मतलब
मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया, जिसको ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसके साथ ही कुछ दिनों बाद इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो अर्लियर वी वर अ मिल्क डिफिशिएंट नेशन एंड नाउ वी बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। स्टार्ट हुआ अमूल से, और अमूल के जब केस को, अमूल के मॉडल को पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट किया हमने। पूरे इंडिया भर में अलग अलग नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई अलग अलग जोन में। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मदर डेयरी, जम्मू कश्मीर में स्नो कैप, आपको पता होगा असम में किस ब्रांड से बिकता है, पूर्वी ब्रांड से। तो ये सब अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके फिर उनको सक्सेसफुल कराया गया। तो जब पूरे इंडिया लेवल पे अमूल के एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट कराया गया अंडर डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट लेड टू ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवॉल्यूशन। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे मज़ेदार बात क्या, अच्छी बात क्या है कि फॉर एवरी रुपी यू स्पेंड, मतलब वी स्पेंड, मिनिमम 75% गोज बैक टू फार्मर। मतलब अगर 100 रुपए का दूध हम खरीद रहे हैं मार्केट से, तो कम से कम 75 रुपए सीधा सीधा फार्मर्स को जाते हैं व्हेन वी बाई सच मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर पूर्वी मिल्क की बात की जाए तो पूर्वी मिल्क आपको जानना चाहिए कि खाली ब्रांड का नाम है। जो एक्चुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पूर्वी मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वमूल, वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। ये वमूल को बनाया गया था 1976 में, जब नगांव के, मौरीगांव के, ग्वालपारा के, नलबारी के, कामरूप डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मिला करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी वमूल। और वमूल वाज, जैसे कि बाकी इंडिया भर में अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से वमूल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये प्रोग्राम था कि अमूल वाला एग्जाम्पल पूरे इंडिया भर में इम्प्लीमेंट करना है। उसी दरमियान फिर असम में इन्होंने वमूल इम्प्लीमेंट किया, और वमूल को एनडीडीबी ने इम्प्लीमेंट किया, और आज भी वमूल इज मैनेज्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो याद रखना कि वमूल established in 1976 एंड आउटकम ऑफ ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC prelims, today we will cover topic number 251 to 255. Topic number 251 is about important international organizations. So BIMSTEC. BIMSTEC its members are the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal region. इसके 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ईस्ट एशिया समिट इट वाज एस्टैब्लिश इन 2005 और इसके टोटल 18 मेंबर्स हैं। 10 तो आसियान कंट्रीज हो गए, प्लस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, रसिया एंड यूएस। Commonwealth of Independent States CIS, it is an association of sovereign states that was formed in 1991 by Russia and 11 other republics that were formed फॉर्मरली पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सरल शब्दों में कहें तो जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम रखा उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो नेचुरली इसमें इंडिया तो मेंबर होगा नहीं। Please attempt this question based on topic number 251. Topic number 252 is about European Bank for Reconstruction and Development. It is an international financial institution founded in 1991. Its headquarters is in London. It focuses help build a new post-Cold War era in Central and Eastern Europe. Besides Europe, the member countries of European Bank for Reconstruction and Development are also from other continents like Northern America, like Canada and US, Africa, like Morocco, Asia में से Japan, China and South Korea are members of it. Plus Australia is also its member. US is its biggest shareholder. Please attempt this question based on topic number 252. Topic number 253 is about Vanilla Islands. So Vanilla Island is a group of islands like Seychelles, Madagascar, Reunion Island, Mauritius, Comoros and Mayotte. ये जो Mayotte और Reunion है, they are belong to France. These islands together created intergovernmental organization in 1982 with the name Indian Ocean Commission. India was recently accepted as an observer country in the Indian Ocean Commission. Please attempt this question based on topic number 253. Topic number 254 is about G5 or group of 5. It encompasses 5 nations that have joined together for an active role in rapidly evolving international order. G5 countries are Brazil, China, India, Mexico and South Africa. These together are known as G5. Please attempt this question based on topic number 254. Topic number 255 is about G77. So it is a group of developing countries that were established in 1964. तो स्टार्टिंग में इसके 77 मेंबर्स थे और इट वाज established in an UNCTAD
कॉन्फ्रेंस, अंकटैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का पहला जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, टोटल 77 डेवलपिंग कंट्रीज ने मिल करके G77 का ग्रुप बनाया आपस में कोऑर्डिनेशन के। लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी डेवलपिंग कंट्रीज ने इनको ज्वाइन करना शुरू किया और आज के टाइम में नाम है इसका G77, लेकिन इसके अंदर टोटल 134 मेंबर कंट्रीज हैं। G77 नाम इसलिए कंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस से स्टार्ट हुआ था तो G77 ही था। मेन पर्पस ऑफ G77 इज टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब cooperation amongst developing countries, poor countries. Please attempt this question based on topic number 255. This is the answer of question number 246 to 250 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। वी शेप्ड रिकवरी, करेक्ट आंसर विल बी व्हेन इकोनॉमी रिबाउंड्स इन ए वेरी शार्प मैनर आफ्टर रिसेशन. Which of the following statements are true? National health policy, when the state government should increase its expenditure on health to 2.5%. This is wrong. It should be 8% of budget allocation. Health is a matter of state list. So the second statement is also wrong. Correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.